बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, तो आज सब इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइम न व्यर्थ करते हुए हम चलते हैं, टेंस को जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक टेंस, ठीक। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा टेंस होता है बच्चों? एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तमान काल। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है बच्चों? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसके बाद क्या आता है बच्चों? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। अब समझिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी जो काम अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान काल। जो अभी काम चल रहा है वो क्या होता है? वर्तमान काल। और जो काम बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसके बाद क्या आता है? भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? जो भविष्य में काम होने वाला है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये क्या होगा? भविष्य में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान काल। इसके बाद मैं पढ़ा रहा था, ये क्या हो गया? भूतकाल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो हमने अब तक जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद चलिए हम जानते हैं कि टेंस के जो ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो हमने जान लिया कि काल क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं। अब जो काल के जो प्रकार हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार 4 प्रकार से पास्ट टेंस भी होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया 4 प्रकार का पास्ट। इसी प्रकार बच्चों 4 प्रकार का फ्यूचर टेंस भी होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये बच्चों 4 प्रकार के होते हैं टेंस के जो प्रकार होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने जाना कि काल कितने प्रकार के होते हैं और काल के जो प्रकार हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग, तो पूरा हम जानेंगे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अभी तक आपने क्लियर कर लिया कि टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने प्रकार के होते हैं। ये 12 प्रकार के सब मिलाकर हुए। एक प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट टेंस 4 प्रकार का और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का हो गया। तो हम अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए। मान लिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो इसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इसको सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है, इसको हम कैसे पहचान करेंगे बच्चों कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले जानते हैं पहचान इसकी क्या होती है, देख लेते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो बच्चों सबसे पहले जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आए तो वह सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक दो आप सेंटेंस पहले देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ता है, ती है, ते है क्या होता है। तो जैसे समझिए कि जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो इसमें क्या आया, ता है। क्या आया, ता है। जैसे सीमा गाना गाती है, तो इसमें क्या आया, ती है। तो वह बाजार जाता है, ता है, सीमा गाना गाती है, ती है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचाने कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आए वह सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हाँ, आप पहचान गए। तो कैसे पहचान गए, यहां पर ता आ गया, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आ जाए तो वह सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना। तो चलिए आगे चलते। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, कैसे हो सेंटेंस के अनुवाद यार, चला देखा जाए। तो सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जैसे इसमें आया है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। ये सेंटेंस जब वाक्य के अंत में आएगा तो ये समझ जाइए कि कहाँ सेंटेंस आया, तुरंत निकाल रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आए। भैया हम यूपी से यही, तो थोड़ा बीच में अवधि बोल दे तो आराम से गधेले समझ जाइए कि वह बाजार जाता है, लेकिन पढ़ा का वह बाजार जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए बच्चों, एक तो वह आया है, ठीक, एक बाजार आया है, एक जा रहा है आया है, और एक है ता है, ती है, ती है। अब सेंटेंस में हमका 4 चीज मिल गए। सेंटेंस में हमको कितनी चीज मिल गई, 4 चीज मिल गई। कौन कौन सी मिल गई बच्चों, एक वह,
एक बाजार, एक जा रहा है, एक ता है ती है ते है। तो 4 चीज मिल गई। अब इसको बच्चों क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? वह को क्या बोला जाएगा इसमें? तो वह को बोला जाएगा यहां पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब कहोगे सर जी सब्जेक्ट माने तो विषय होता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यहां पर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ता। अब आप पूछोगे कर्ता क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कर्ता क्या है। कर्ता मतलब होता है कि वाक्यों में जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कैसे? वह, बाजार कौन जा रहा है भाई? काम कौन कर रहा है? वह जा रहा है ना बाजार, तुम तो जा नहीं रहे हो, वह जा रहा है बाजार, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद अब ये बाजार क्या है? बाजार कोई बता सकता है कि वह कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो यहां पर वह क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है। तो कहां पर जा रहा है? बाजार। तो कर्म कहां कर रहा है? बाजार। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता जिस पर कार्य करता है, जिस पर कार्य करता है उसे हम कर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म। अब तीसरी चीज यहां पर हमको मिल रही है, जा रहा है। जा रहा है क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है? ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया। तो क्रिया मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे जा रहा है तो क्या हो गया? वर्ब। वर्ब की हिंदी क्या हो जाएगी? कि कर्ता जो कर रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है ठीक है, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये क्या हो गया जो अंत में है? ता है ती है ते है ते है। यहां ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा है आप लोगों को धीरे धीरे। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का काम क्या होता है कि जो अंत में आय रहेगा उसी को हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर ता है ती है ते हैं, तो वाक्य के अंत में आए शब्दों के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। वाक्य के अंत में आए शब्दों के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने जान लिया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और वर्ब किसे कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं इस वाक्य का अनुवाद करना। जैसे वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ता है ती है ते हैं आए हैं, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम चलिए जानते हैं, देखिए इसमें भी आपको 6 प्रकार से सेंटेंस मिलेंगे। कितने प्रकार से सेंटेंस मिलेंगे आपको बच्चों? 6 प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा आपको समझिए कि सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे। इसमें कैसा सेंटेंस मिलेगा? सिंपल सेंटेंस मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद आपको इसमें निगेटिव मिलेगा, फिर इंट्रोगेटिव मिलेगा, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, और एक आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चन वर्ड टाइप और प्लस निगेटिव। दोनों इसी में आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप मिल जाएगा आपको, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप
प्लस निगेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो आपको इसमें 6 प्रकार से सेंटेंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा आपको? एक सिंपल सेंटेंस मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा, एक इंट्रोगेटिव मिलेगा, एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। सिंपल सेंटेंस की पहचान समझिए कि जिस पर साधारण वाक्य हो, जिसमें कुछ ना हो, नहीं ना हो, क्या ना हो, क्यों ना हो, ये सब कुछ ना हो, एकदम सिंपल। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, वह बाजार जाता है, बिल्कुल एकदम आसान। तो वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, लेकिन सही भाषा में वह बाजार जाता है। हमारे अवधि में क्या बोलते हैं? भैया वह बाजार जाता है और सब्जी मंगा ले उनसे। हाँ, तो इस एकदम सिंपल सेंटेंस, एकदम आसान भाषा में समझा। तो चला सिंपल सेंटेंस के नियम समझी कि सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करे समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अनुवाद कैसे किन जाए। चला समझावत है। देखा, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और वाक्य एकदम सिंपल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल यानी कि साधारण वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। काहे के? जैसे वह बाजार जाता है, तो जब एक अंग्रेजी में अनुवाद करे लगा तो हम सबसे पहले वह का अंग्रेजी लिखा, यानी कि सब्जेक्ट के। अब चला यही बता देता है कि सब्जेक्ट वह कई प्रकार से मिली। हाँ देखा, एक मिले मैं, एक मिले वह, एक तुम, एक वह लड़की मिले, महिला पुरुष, ठीक, लड़का पुरुष, महिला लड़की, ठीक। एक मिले मैं वह तुम वे, एक मिले हमको हम, मैं वह तुम वह। इसकी अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? आई। इसकी अंग्रेजी होती है ही, इसकी अंग्रेजी होती है यू, इसकी अंग्रेजी होती है सी, इसकी अंग्रेजी होती है दे और इसकी अंग्रेजी होती है वी। हमको जो सब्जेक्ट मिलेंगे वो 6 प्रकार से तो इस तरह मिलेंगे, और 2 प्रकार से और भी हमको मिलेंगे जिसमें हमें नेम दिया रहेगा। वो नाम लड़की का भी हो सकता है, वो लड़के का भी हो सकता है, ठीक। तो आई वी यू दे हमको सब्जेक्ट मिल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके सिंपल वाक्यों में हम इनका अनुवाद करते समय एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे। चल का अनुवाद करते समय हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जिसमें स्ट्रक्चर में कहा गया है कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर काहे का प्रयोग करेंगे? हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हमने सबसे पहले जान लिया कि सब्जेक्ट हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आई वी यू दे यानी किसी का नाम, लड़का या लड़की का नाम हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस या आईएस किसके साथ लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले जानिए किसके साथ करेंगे। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम सिर्फ आई वी यू और दे। आई वी यू दे के साथ हम बच्चों काहे का प्रयोग करेंगे? आई वी यू दे के साथ हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर यू वी दे, सॉरी ही सी इट या नेम के साथ हम वर्ब में
एस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग करेंगे। बच्चों समझिए कि आई वी यू दे होगा तो वहां हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करब, और जहां ही सी इट या नेम होए वहां वर्ब में एस या ई एस या आई एस का प्रयोग करब। तो अब हमारे ऊपर एक और समस्या खड़ी होती है कि हम एस या ई एस या आई एस तीन चीज दी है, तो एम हम के साथ एस के प्रयोग करब, के साथ ई एस के प्रयोग करब, के साथ आई एस के प्रयोग करब। तो चला ई जाना जाए हम कि एस या ई एस या आई एस के प्रयोग के साथ किन जाए। तो यूज ऑफ एस या ई एस या आई एस। तो सबसे पहले एकदम नॉर्मली समझिए कि जब वर्ब में आपका कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट आप समझते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू, ये होता है बेटा वोवेल, और बाकी इसको छोड़ के जितने बचते हैं आपके 26 लेटर होते हैं एबीसीडी में, तो ये 5 छोड़कर बाकी जो 21 बचते हैं वो सभी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन और वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। तो स्वर के साथ हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट के साथ हम बच्चों एस का प्रयोग करेंगे जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर एस का प्रयोग करते हैं। एक नियम हमारा होगा ये। इसके बाद आपको मैं छोटे छोटे करके 5-6 नियम बता दे रहा हूं, बाकी मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास बता दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा एस या ई एस या आई एस का प्रयोग, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको 4-5 जो ज़्यादातर मिलते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपको कॉन्सोनेंट की एक मतलब ये यूज ऑफ एस या ई एस या आई एस की एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 4-5 बता दे रहा हूँ। एक तो जहाँ पर नॉर्मल कॉन्सोनेंट आए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच आदि आए तो वहां पर ई एस का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर काहे का प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास तो क्लासेस, इसका एग्जांपल नहीं बताए थे ना, इसका एग्जांपल एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्ले, प्ले में क्या है लास्ट में वाई आया है तो ये क्या हो जाएगा प्लेस। मीट है, मीट आया है लास्ट में टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीट्स। ये दोनों क्या है कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट आए तो उसमें एस जोड़ दिया जाता है, जब कॉन्सोनेंट आए तो उसमें एस जोड़ दिया जाता है। ठीक, एक नियम हमारा है जब वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एक्स ओ आदि आए, ओ भी आता है तब भी, अधिकतर ओ भी आएगा तब भी वहाँ पर ई एस। तो यहाँ पर क्लास है तो क्लासेस हो गया, जैसे गो है तो गोज हो जाएगा। इसी तरह करके जो है जब लास्ट में एस डबल एस सी एच एस एच ओ आए तो वहाँ पर हम ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा नियम देखते हैं, जब वर्ब के अंत में वाई आए और वाई के पहले वोवेल आए, वाई के पहले वोवेल आए तो वहां पर वाई को हटाकर आई एस, जब वो सॉरी कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर वाई को हटाकर आई एस जोड़ते हैं।
जब वर्ब के अंत में वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर हम वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल ट्राई, अब ट्राई क्या है, लास्ट में वाई आया, वाई के पहले आर आया, तो यहाँ पर जब हम इसका करेंगे तो वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे, ट्राइज हो जाएगा। क्राई है तो क्राइज हो जाएगा। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद एक नियम और आपको बताते हैं। पिछले नियम में हमने देखा क्या कि जब वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम वाई को हटाकर IES जोड़ते थे। लेकिन अगला नियम एक और है इसमें का कि जब वर्ब के अंत में वाई आए और वाई से पहले वोवेल आए तो उसमें वाई के साथ S जोड़ते हैं, वाई के साथ S लिखते हैं, S जोड़ते हैं। जैसे कि प्ले, अब लास्ट में वाई आया और वाई के पहले वोवेल आया तो उसमें क्या जोड़ दिया हमने, S जोड़ दिया, तो क्या हो गया, प्लेस। ठीक, तो इसी प्रकार से ये 4-5 नियम हमने आपको बता दिया। इसके बाद जब हम टेंस को करेंगे तो उसी प्रकार से हम आपको बता देंगे और एक स्पेशल SES या IES की वीडियो बना देंगे कि कहाँ पर SES है, क्योंकि इसमें नियम 7-8 नियम हैं, लेकिन मैं वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा आपको मेन जो 4 है उसको हमने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। तो चलिए आगे हम सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, हम कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल्स देखते हैं और चारों नियम पर देखते हैं। जो हमने 4 नियम बताया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एकदम सिंपल देख लेते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को हम मैं रख देता हूँ, जैसे कि मैं गाना गाता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। तो मैंने आपको नियम में क्या बताया था कि आई, वी, यू और दे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि S या ES या IS। ठीक, तो यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे गाना, गाना का होता है सिंग, तो आई सिंग, और क्या, गाना का अंग्रेजी क्या होती है, सॉन्ग, तो आई सिंग सॉन्ग। इसके बाद वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, वह, और हमने आपको नियम में बताया कि ही, सी, इट या नेम के साथ हम S या ES या IES जोड़ते हैं, S या ES या IES जोड़ते हैं। तो वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले ये वह बाजार जाता है, अगर वह बाजार जाता है तो इसका मतलब लड़का है। तो लड़का की वह की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब वर्ब क्या है, इसमें जा रहा है, जाता है, तो जाता की अंग्रेजी क्या होती है, गो। और हमने आपको बताया था कि जब लास्ट में वोवेल या फिर ओ आए तो वहां पर हम क्या जोड़ते हैं, ES, ही गोज। अब वो कहाँ जा रहा है, बाजार। कहाँ जा रहा है बच्चों, बाजार। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ही गोज टू मार्केट। अगला देखते हैं, जैसे कि सीमा खेलती है, सीमा खेलती है। तो सीमा क्या है, सीमा की अंग्रेजी क्या होगी, सीमा ही होगा। खेलना क्या होता है, अब प्ले। यहाँ पर वाई आया है और वाई के पहले क्या आया बच्चों, वोवेल, तो यहाँ पर वोवेल आए तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, S, ही प्लेस। जैसे अगला, बच्चा चिल्ला रहा है, चिल्लाता है, बच्चा चिल्लाता है। तो बच्चा चिल्लाता है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बच्चा का चाइल्ड, बच्चा का चाइल्ड। चिल्लाना होता है क्राई, क्राई। अब क्राई में आया CRY, ठीक, तो वाई के पहले क्या है, R। तो अब R जब हमने क्या बताया था कि वाई और वाई के पहले वोवेल है तो उसमें क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे, तो चाइल्ड क्राइज। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि शुभम, नहीं सूरज, मेरा अपना खुद का नाम ले लूँ मैं, शुभम क्यों लूँगा, अपना नाम लूँगा। तो सूरज
बच्चों को पढ़ाता है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो सूरज बच्चों को पढ़ाता है। तो सूरज, अब पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। क्या होती है? टीच। और टीच के लास्ट में क्या आया है? CH। और जब CH है लास्ट में तो उसमें हम ES जोड़ते हैं। तो सूरज टीचेस, और किसको पढ़ा रहा है बच्चों? टू चिल्ड्रेन। अगर बच्चा होता तो चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है तो वहां पर चिल्ड्रेन। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो बच्चों आशा करते हैं कि इसमें समझ में आया होगा आपका, और जो नहीं समझ में आया आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या हमसे आप व्हाट्सअप नंबर पर, जहां भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पर आप हमसे आकर पूछ सकते हैं। तो और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करना। अब कल के हम क्लास में निगेटिव के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे इसको पूरा कवर करने की। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये पूरा कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है।